नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण 2026। तो हमारे फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। तो जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था 2025 में हुआ था, और इसमें यहाँ पे हम बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो वह रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन आज हम वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं 9 अगस्त 2026 को, तो आज वो मुख्यमंत्री नहीं हैं। आज मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। बिहार में यदि विधानसभा सीटों की बात करें तो 243 है। यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 243। बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कितने बार बने हैं बिहार के, तो 10 बार सीएम बने हैं। आगे यदि हम बात करें तो बीजेपी को 89 सीट प्राप्त हुआ है, जदयू को 85 और आरजेडी को 25 सीट यहाँ पे प्राप्त हुआ है। सबसे कम वोट से जीतने वाले जो प्रतिनिधि हैं वह जदयू के हैं, और उनका जो नाम है राधा चरण साहू जी, और उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वह है रामगढ़। राधा चरण साहू जी। यहाँ से एक प्रश्न यह बन सकता है कि सब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे कम वोट से जीतने वाले प्रतिनिधि का क्या नाम है, किस क्षेत्र से हैं, कितने वोट से जीते हैं। नाम पूछेगा तो राधा चरण साहू जी, क्षेत्र पूछेगा तो रामगढ़, और यदि वोट पूछेगा तो 27। उसी प्रकार सर्वाधिक वोट, ठीक है, सर्वाधिक वोट 73,572 वोट से जीते हैं, जदयू के ही प्रतिनिधि हैं कलाधर मंडल जी, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वह है रुपौली। यहाँ से भी प्रश्न ठीक उसी प्रकार से बन सकता है। यहाँ पे आगे दिया गया है बिहार विधानसभा में कुल 29 महिला जीत दर्ज की है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितना महिला सीटें दर्ज की है, तो 29 हो जाएगा। बिहार के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? जनवरी में तो आरिफ मोहम्मद खान थे, लेकिन अभी कौन है उनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। नीतीश कुमार की यदि हम बात करें तो वह 20 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री रह रहे हैं बिहार के, और 20 वर्षों के दौरान उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। लेकिन अभी वर्तमान में वह मुख्यमंत्री नहीं है। वर्तमान में कौन है? सम्राट चौधरी जी हैं, और इनका जो कार्यकाल है भारत में 8वां लंबा कार्यकाल माना जाता है। पहले स्थान पर यदि हम बात करें तो पवन कुमार चामलिंग 24 वर्ष 165 दिन रहे। नवीन पटनायक 24 वर्ष 99 दिन रहे, और ज्योति बसु की बात करें तो 23 वर्ष 137 दिन रहे। चलिए आगे। कुल मतदान के यदि हम बात करें तो 7,45,26,58,858 है। मतों का प्रतिशत की यदि बात करें तो 67.13% है, जो आज़ादी के बाद अर्थात 1951 के पश्चात बिहार में अब तक का सर्वोच्च मतदान प्रतिशत यहाँ पे देखा गया। दिल्ली के लाल किला के आसपास में एक आतंकवाद ने क्या किया था, विस्फोट हमला कर दिए थे, जिससे 15 व्यक्ति मारे गए हैं और कई गाड़ियाँ भी जल गई है। यह जो घटना हुआ है 10 नवंबर 2025 को हुआ है। तो प्रश्न तो पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन बोर्ड क्या जाने कब क्या प्रश्न पूछ देता है। उन्होंने पूछ दिया था कि जो फ्लाइट क्रैश हुआ है अहमदाबाद से जो उड़ान भरी थी, तो उसके बाद उसका नाम पूछ दिया, तो यहाँ भी प्रश्न बन सकती है, कहना कुछ मुश्किल है। सरदार पटेल की जो जयंती है अब प्रतिवर्ष गणतंत्र जैसा परेड मनाया जाएगा, और यह जो मनाया जाएगा 31 अक्टूबर 2025 से शुरू किए गए हैं। और यह जो निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे अब परेड होगा, जो गणतंत्र दिवस की परेड की तरह होगा, और इसमें प्रतिवर्ष जो एकता नगर गुजरात है वहाँ पे मनाया जाएगा, और इसकी जो सलामी है प्रधानमंत्री लेंगे। राष्ट्रपति ऐसे लेते थे गणतंत्र दिवस का, लेकिन यहाँ पे लेंगे क्या, प्रधानमंत्री जी लेंगे। तो 31 अक्टूबर को पटेल जयंती भी मनाते हैं, या राष्ट्रीय एकता दिवस भी कह सकते हैं। सलामी लेंगे पीएम मोदी जी, पहले बताए हैं, और जो थीम है वह है विविधता में एकता। विश्व शहर दिवस आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यदि क्रिएटिव शहरों की सूची की बात करें तो भारत की जो कुल संख्या है वह 9 है। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि
भारत में क्रिएटिव शहरों की कुल संख्या कितनी है? तो वह 9 है। यदि वह उस 9 शहर की यदि हम बात करें तो जिसमें आपका शिल्प और लोक कला के लिए बात करें तो जयपुर और श्रीनगर आता है, तो यहाँ पे 2 हो गया। संगीत के लिए वाराणसी, चेन्नई और ग्वालियर है, यहाँ पे आपका 3 हो गया। गैस्ट्रोनॉमी और पाक के लिए यदि बात करें तो हैदराबाद और लखनऊ 2025 में ही मिला, नया नया है, यहाँ पे भी 2 हो गया आपका। तो 3 2 5 2 7। और साहित्य के लिए आपका तो कोझिकोड है, और फिल्म के लिए तो आप जानते हैं कि मुंबई है, तो 1 और 1 यहाँ 3 2 5 2 7 2, 9 टोटल यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से प्रश्न आपका गैस्ट्रोनॉमी शहर कहाँ है या पाक कला कहाँ है, तो हैदराबाद और लखनऊ यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि 2025 में इसे मान्यता दी गई है, तो संभावना ज़्यादा है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया है, राष्ट्रीय गीत लिखा गया है, रचित किया गया है। और वंदे मातरम का रचना का 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर स्मृति के रूप में स्मरणोत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो 7 नवंबर 2025 से लेकर 7 नवंबर 2026 तक सरकार के द्वारा पूरे देश भर में मनाया जाएगा। और पीएम मोदी 7 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम के क्या किए हैं, शुरुआत किए हैं, और साथ ही साथ 150 रुपये का डाक टिकट भी जारी किए हैं। यदि हम बात करें तो वंदे मातरम जो गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1985 को अक्षय नवमी के दिन लिखे थे। बाद में उनके उपन्यास जो आनंद मठ है के एक अंश के रूप में साहित्य पत्रिका बंग दर्शन में क्या किया गया, यह प्रकाशित किया गया। यहाँ पे आगे प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। राफेल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राफेल की बात कर रहा है, ठीक है। तो राफेल की यदि हम बात करें तो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उन्होंने उड़ान भरी है 29 अक्टूबर 2025 को, और अम्बाला से भरी है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू, उस विमान का क्या नाम है, तो सुखोई 30 MKI कहाँ से उड़ान भरी है, तो अम्बाला से उड़ान भरी है। और सुखोई 30 MK से अप्रैल 2023 में असम से उड़ान भरी थी। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आ सकता है कि ऑप्शन के अनुसार आप देख लीजिएगा कि कहाँ से सेट हो सकता है कि अप्रैल यदि 2023 पूछेगा तो आप सुखोई 30 MK कर दीजिएगा, और यदि फिर आपका वही 2025 पूछे तो आप सुखोई 30 MKI कर दीजिएगा। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है कि लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली दूसरी राष्ट्रपति है और पहली राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल है। तो लड़ाकू विमान से यदि सीधे पूछेंगे कौन है पहली महिला राष्ट्रपति, तो प्रतिभा देवीसिंह पाटिल 25 नवंबर 2009 को। लेकिन राफेल से पूछे, यदि उसमें राफेल लड़ाकू विमान शब्द दे दे तो वहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होगा। तो एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे बन सकती है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। इससे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जो 8 जून 2026 को ही लोहगांव सुखोई 30 MKI से उन्होंने क्या की थी, उड़ान भरी थी। डॉक्टर कलाम किसी फाइटर जेट में उड़ान भरने वाले देश के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश में उड़ान भरने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। और यहाँ यह जो प्रश्न है, राफेल उड़ाने वाली देश की इकलौती पायलट शिवांगी सिंह हो जाएगा। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है एकदम 1 लाइन में। भारतीय हॉकी का 2025 में 100 वर्ष पूरा होने वाला है, कि 1925 से हॉकी खेल भारत में शुरू हुआ और 2025 में 100 वर्ष पूरा होने वाले हैं। इसकी जो शताब्दी समारोह है वह नई दिल्ली में मनाया जाएगा, और इसमें एक स्मारक पुस्तक के रूप में भारतीय हॉकी के 100 वर्ष का विमोचन भी यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह कहाँ मनाएगा, तो नई दिल्ली मनाएगा। किस क्या विमोचन किया गया, तो स्मारक पुस्तक भारतीय हॉकी के 100 वर्ष यहाँ पे क्या किया गया, विमोचन किया गया है। अगला है 2 नवंबर 2025 को
नाम की जब अपने नाम के 4410 के जी वजन स्वदेशी संचार उपग्रह GSM-03 का सफल प्रक्षेपण श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से किया गया है। वह GSAT-7 का क्या करेगा, स्थान लेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो 2 नवंबर 2025 को स्वदेशी उपग्रह GSM-03 का जो सफल प्रक्षेपण किया गया है श्रीहरिकोटा सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से, वह किसका स्थान लेगा, तो GSAT-7 का स्थान लेगा। तीसरा, स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत की बात करें तो INS इच्छक नौसेना में शामिल हुआ है। वर्ष 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल 10वां पोत है और INS इच्छक को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा निर्मित किया गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि INS इच्छक को कहाँ से निर्मित किया गया, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर कोलकाता से निर्मित कराया गया है। वही यदि हम बात करें तो स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS माहे नौसेना शामिल हुआ है। तो INS माहे कहाँ से निर्मित हुआ है, तो कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड कोच्चि से निर्मित हुआ है। और दिव्यांग जनों के लिए जो सहायता दिया जाता है उसका जो दिव्य मेला 27वां दिव्य मेला वह लखनऊ विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ है और इसका जो पहला आयोजन हुआ था वह 2 और 6 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में यहाँ पे कराया गया है। क्वैकोरेली साइमंड्स, इसमें क्वैकोरेली साइमंड्स में हम देखते हैं कि किस देश का वह विश्वविद्यालय किस मतलब टॉप 10 में है, कहाँ पे किस स्थान पे अपना जगह बना रही है उसके बारे में है। तो भारत का कोई भी स्थान यहाँ पे नहीं है। हांगकांग की 5 है, चीन की बात 2 है और चीन की 3 है और सिंगापुर का 2 है। मतलब कुल 10 टॉप 10 में, भारत का टॉप 10 में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। यदि हम IIT दिल्ली की बात करें तो IIT दिल्ली ने 44वां स्थान हासिल किया है। IIT मुंबई की यदि हम बात करें तो IIT मुंबई ने 48वां स्थान हासिल यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि क्वैकोरेली साइमंड्स के अनुसार IIT दिल्ली का कितना स्थान है, तो 44वां। IIT मुंबई का कितना स्थान है, तो 48वां। हांगकांग के कितने विश्वविद्यालय आए, तो 5 आए हैं। चीन के कितने, तो 3 है। तो मतलब कि हमसे अच्छा चीन का यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिलता है। वही वर्ष 2030 में 24वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होने वाला है, तो आयोजन भारत में होगा। तो डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 24वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो भारत में किया जाएगा। किस वर्ष किया जाएगा, तो 2030 में किया जाएगा। भारत में कहाँ प्रस्तावित होने वाला है, तो अहमदाबाद गुजरात में प्रस्तावित होने वाला है। राष्ट्रमंडल खेलों का 2030 में 100 वर्ष पूर्ण होने वाला है। पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित हुआ था और राष्ट्रमंडल खेलों में 72 देश के खिलाड़ी भाग लेते हैं जो मुख्य रूप से कभी न कभी ब्रिटिश से गुलाम के जंजीर से क्या हुए थे, जकड़े हुए थे, पूर्व ब्रिटिश के उपनिवेश थे। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इससे पहले भारत में 2010 में 19वें राष्ट्रमंडल खेल का नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है। और अनुच्छेद 143(1) के अनुसार कहता है कि राष्ट्रपति है जो सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो राय लेते हैं वह बात मानने के लिए नहीं है। वह यदि हम बात करें अनुच्छेद 200, 201 में, तो विधेयकों पर निर्णय लेने के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय यहाँ पे नहीं किया गया है। ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि राज्यपाल के लिए समय सीमा तय नहीं किया गया, किस अनुच्छेद के तहत, 200। राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय नहीं किया गया, तो 201 के तहत। दुबई में एयर शो हुआ है और यह जो शो है 2 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। यह जो शो है UAE की राजधानी दुबई में हुआ है और यह विश्व का सबसे बड़ा द्विवार्षिक विमानन प्रदर्शनी यहाँ पे देखने को मिलता है। इसकी जो शुरुआत हुई 1986 से शुरू हुई है और वैश्विक एयरोस्पेस का प्रमुख उद्योग का क्या है, प्रमुख यहाँ पे मंच देखने को मिलता है। 2025 में यदि हम भारत की बात 2025 में लगभग 150 देशों ने भाग लिया था और 1500 से अधिक प्रदर्शक यहाँ पे शामिल हुए थे। दुबई में जो यार शो हुआ था उसका जो थीम था द फ्यूचर इज हेयर। द फ्यूचर इज हेयर है। भारतीय तेजस विमान के जो चालक कमांडर थे नमाज सियाल, उनकी इस शो में मृत्यु हो गई, जो बहुत ही दुखद घटना है। यदि आगे हम बात करें तो भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित हुआ है।
यह जो आयोजन है 20 से 28 नवंबर 2025 के बीच संपन्न हुआ था। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ, तो गोवा में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला हुआ है स्किन ऑफ यूथ स्वर्णवीर को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो संतोष दवाकर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो उबिर रिमोस है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो जारा सोफिजा ओस्टान है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय नेशनल जो करंट अफेयर्स था वह समाप्त होता है। और यहाँ पे अब हम आगे बढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की ओर। यहाँ पे आगे हम बढ़ने वाले हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, पनात सांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना है जो भारत के सहयोग से भूटान में स्थापित किया गया है। और यहाँ पे 1020 मेगावाट क्षमता का उत्पादन यहाँ पे किया जाएगा। भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना तथा भूटान के सामाजिक आर्थिक विकास में जो भारत का योगदान है वह अमूल्य योगदान है, अमूल्य सहयोग है। बोत्सवाना की राजधानी की बात करें तो गैबोरोन है। और राष्ट्रपति जोआ मैनुअल गोजाल्विस लोरोंके हैं। अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष अंगोला में है। और इसमें लगभग 39% महिलाएं भागीदारी संसद के रूप में रहती है। और बोत्सवाना ने भारत को 8 चीते भी दिए हैं 2026 में। तो यहाँ पे बोत्सवाना जो अफ्रीका देश में है उसे चीतों का गढ़ कहा जाता है। विश्व में 7100 चीता लगभग अभी है। और प्रथम जो चीता भारत में आया था नामीबिया से आया था, 2022 में आया था, और जिसमें 8 चीते आए थे। और दूसरी बार जो चीता आया था वह दक्षिण अफ्रीका से आया था 2023 में, उसमें लगभग 12 चीते थे। और उसके बाद तीसरा जो चीता आया था बोत्सवाना से आया 2026 में, जिसमें लगभग 8 चीते हैं। तो यहाँ से प्रश्न कथन के रूप में भी पूछा जा सकता है, मतलब दोनों तरह से पूछा जा सकता है, वन लाइनर भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ है आपका दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। और इसका जो आयोजन हुआ है 22-23 नवंबर 2025 को संपन्न हुआ है। 19वां शिखर सम्मेलन की यदि हम बात करें तो नवंबर 2024 में हुआ था, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। और 18वां की यदि हम बात करें तो नवंबर 2023 में नई दिल्ली भारत में हुआ था। तो आप 3 को मतलब याद रख सकते हैं, एक ठीक है। ऐसे 2 ही महत्वपूर्ण है, लेकिन तीसरा भी याद रखिए, कब क्या पूछ दे एग्जामिनर कहना मुश्किल है भाई। चलिए, तो वीडियो पसंद आ रहा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक, चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की बात करें तो सिरिल रामाफोसा। 20वें शिखर सम्मेलन के यदि विषय की थीम की बात करें तो एकजुटता है, समानता है और अस्थिरता है। भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी भाग लिए थे। और 21वां जो सम्मेलन होने वाला है वह आपका अमेरिका के मियामी शहर 2026 में होगा। और इसमें जो चीन, रूस और अमेरिका है जो भाग नहीं लिया था। चीन के लिए हम बात करें तो चीन विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बग्गा है। और WTO के अध्यक्ष की बात करें तो नागोजी ओंकोजाइवेला है। तो यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछी जाती है। इस सत्र का विषय था कि सभी के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत भविष्य, महत्वपूर्ण खनिज, उत्कृष्ट कार्य AI है। G20 के सदस्य के लिए हम बात करें तो यहाँ पे 19 राष्ट्र और 2 समूह हैं। 2 समूह में आपका यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ आता है। वित्त केंद्रित की यदि बात करें तो मानव केंद्रित है, राष्ट्रीय में वैश्विक है, विश्व मॉडल में अपने सोर्स पर आधारित होना चाहिए। और भारत 2026 फरवरी 2026 में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय विषय पर AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। मतलब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किस विषय पर किया जा रहा है, तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय किया जा रहा है। और ठीक है। और ACITI डायरेक्ट यहाँ से पूछा जा सकता है, तो A से ऑस्ट्रेलिया, C से कनाडा, I से इंडिया, T से टेक्नोलॉजी एंड I से इनोवेशन पार्टनरशिप हो गया। इप्सा की यदि हम बात करें माय डियर फ्रेंड, तो इप्सा जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ है 23 नवंबर 2025 को। इप्सा में आपका I से इंडिया,
बी से ब्राज़ील और से आपका साउथ अफ्रीका यहाँ पे आता है। जलवायु परिवर्तन 30वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP30 ब्राज़ील में संपन्न हुआ 10 से 22 नवंबर 2025 में। इसकी जो अध्यक्षता थे वह आंद्रे कोरोडी लोगों ने किए और भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसमें भाग लिए। आगे यदि हम बात करें तो अमेरिका ने इसमें भाग नहीं लिया है। वैश्विक तापमान के जो 1.5% लक्ष्य निर्धारित किया गया उसकी निगरानी करना, इसके लिए 2 ट्रैकर को भी लॉन्च किया गया है, ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर और मिशन टू 1.5 लॉन्च किया गया, जिससे देखभाल किया जाएगा कि कहाँ पे गड़बड़ियाँ, किस देश ने पालन किया, किस देश ने पालन नहीं किया है। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी TFF लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु क्या लॉन्च किया गया, तो डायरेक्ट आप TFF कर सकते हैं या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी यहाँ पे होगा। आर्थिकी की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आर्थिकी से कृषि से संबंधित या इकोनॉमिक से संबंधित प्रश्न यहाँ पे मिलेगी। तो कृषि की यदि हम बात करें तो चावल का जो उत्पादन हुआ 150 मिलियन टन हुआ, कुल उत्पादन 357 मिलियन टन है। गेहूं के उत्पादन के यदि हम बात करें तो 157 है। मक्का की बात करें तो गेहूं की बात करें तो 117 है और मक्का की बात करें तो 43 है। ऋण गारंटी योजना की मंजूरी कैबिनेट के द्वारा मिल गया 12 नवंबर 2025 को। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना की मंजूरी कैबिनेट के द्वारा कब दिया गया, तो 12 नवंबर 2025 को। और इसके तहत राष्ट्रीय ग्रीन गारंटी ट्रस्टीज कंपनी के द्वारा ऋण संस्थाओं को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा, जिससे कि आप यदि करते हैं तो उसमें आपको कोई सी प्रकार का दिक्कत न हो और व्यापार आपको अच्छी तरीके से हो सके। भारत है जो 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन नई दिल्ली में संपन्न कराया और इसका जो थीम है वह है एक भारत और श्रेष्ठ भारत है। यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में फोकस राज्य की बात करें तो वह झारखंड रहा और पार्टनर्स राज्य की बात करें तो पार्टनरशिप के रूप में जो राज्य शामिल हुआ है बिहार है, यूपी है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है। यहाँ पे रूस की जो सरकारी कंपनी है एरोस्पेस कंपनी, जो रूस की सरकारी एरोस कंपनी है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट UAC और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL है कि एक मध्य समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत में पूर्णतः निर्मित विमान निर्मित होने वाली कंपनी है और इसके लिए लगभग यहाँ पे SJ सीटों की जो संख्या होगी, मतलब विमान में बैठने के लिए 100 यात्री यहाँ पे बैठ सकते हैं और वह कम दूरी के लिए यहाँ पे होगी। मतलब जैसे कि आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है, दिल्ली से लखनऊ जाना है, लखनऊ से पटना आना है, पटना से गया जाना इत्यादि के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार यदि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर वर्तमान में देखें तो 0.25% है, जो पिछले 10 वर्षों में निम्नतम स्तर पर यहाँ पे थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर देखें तो -1.21% यहाँ पे। यदि आगे हम बात करें तो भारत में GDP का जो राष्ट्रीय आय संबंधी आकलन होता है उसका नया आधार वर्ष 2022-23 को लिया गया। इससे पहले जो हम लेते थे वह 2011-12 था और इस समिति में जो अध्यक्ष थे वह थे प्रोफेसर गोल्डार, जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ के रिटायर्ड प्रोफेसर थे। इसमें अंश सदस्यों की बात करें तो अंश सदस्यों की संख्या की बात करें तो 26 है और यह भारत में 8वां बार होगा जब GDP के आकलन का आधार वर्ष में परिवर्तन हुआ। पहला जो परिवर्तन हुआ था 1967 में हुआ था, 1948-49 के स्थान पर 1960-61 को लिया गया था। 16वें वित्त आयोग की यदि हम बात करें तो 16वां जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, रिपोर्ट राष्ट्रपति को यहाँ पे सौंपता है और इस 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हुआ अरविंद पनघड़िया हैं, इसके जो सदस्य हुआ है NE जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडे, सौम्या क्रांति घोष, T रविशंकर, अजय नारायण झा हैं। सचिव की यदि हम बात करें तो ऋत्विक रंजन पांडे हैं और सिफारिश इसका जो आया हुआ है 1 अप्रैल 2026, मतलब इससे पहले आया था। यह जो सिफारिश इसको जो लागू होगा वह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और अगले 5 वर्ष मतलब कि आपका 26-27
और 30 से 31 के तक चलेगा। सॉरी। 8वें वेतन आयोग की बात करें तो अध्यक्ष आपका रंजना प्रसाद जी देसाई हैं, और सदस्य की बात करें तो प्रोफेसर पुलक घोष जो आंशिक रूप से, और सॉरी, सचिव के यदि हम बात करें तो पंकज जैन है। और घोषणा की बात करें तो केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में घोषणा की थी, लेकिन सदस्यों की जो नियुक्ति हुआ है 28 अक्टूबर 2025 को हुआ है। और इसकी जो सिफारिशें दी गई थी वह 1 जनवरी 2026 को लागू किया जाएगा। नियुक्ति के यहाँ पे हम देख लेते हैं तो भारत मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक संजय गर्ग हैं, नए रक्षा लेखक महानियंत्रक विश्वजीत सहाय हैं। आगे यदि हम बात करें तो निशस्त्रीकरण पर यूएन में सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि चरणजीत सिंह। एक प्रश्न और है कि चरणजीत सिंह सन्नी किस राज्य के सीएम है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 93 सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत है। यूनेस्को के नए महानिदेशक जो बराबे हैं खालिद एल एनानी है, वह मिस्र के रहने वाले हैं और अरब देश से पहले क्या यार, क्या हो गया, खो क्यों नहीं लगा हुआ है। IIDA की यदि हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस होगा। IIDA का गठन 1995 में, सदस्यों की संख्या 35 और इसके जो अध्यक्ष हैं ज्ञानेश कुमार बने हैं। अगले 1 वर्ष के लिए इन्हें चुना गया है। और इन्होंने जो कार्यकाल हुआ 3 दिसंबर को संभाल लिया है। 3 दिसंबर मतलब 2025 को इन्होंने संभाल लिया है, और स्टॉकहोम स्वीडन से इन्होंने संभाला है। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य लक्ष्य है कि लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को क्या करना है, मजबूत करना। चलिए पुरस्कार को यहाँ पे हम देख लेते हैं। बहुत अब तो बुकर पुरस्कार 2025 की बात करें तो डेविड असजेले हैं जो हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक हैं, और इनका जो उपन्यास है फ्लैश है। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करें तो 2026 की तो 6वां अवार्ड दिया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा है। वही सर्वश्रेष्ठ जिला के यदि हम बात करें हमारे डिफेंस तो सर्वश्रेष्ठ जिला आपका उत्तर जोन के लिए मिर्ज़ापुर जो यूपी में है, पूर्वोत्तर के लिए आपका सिपाही जिला जो त्रिपुरा में है, और वेस्ट जो खरगोन है एमपी में है, और वेस्ट में और ईस्ट में आपका राजनांदगांव जो छत्तीसगढ़ में है, और साउथ में आपका तिरुनेलवेली जो तमिलनाडु में है। वही सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय के यदि हम बात करें तो नवी मुंबई और भावनगर गुजरात है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 की बात करें तो मिशेल बैचलेट को दिया गया जो पूर्व चिली के राष्ट्रपति हैं, उन्हें यह दिया गया है। मिस अर्थ 2025 नताली पुसिकोनोवा चेक गणराज्य, मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बॉस मेस्को, मिस इंटरनेशनल 2025 कैटालिना डेम्यूक कोलंबिया के रहने वाले उन्हें मिला। सॉरी भाई। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष डाक टिकट, 100 रुपये का स्मारक और एक सिक्का जारी किए हैं। वह भगवान श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह पर भी पीएम मोदी ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किए हैं। काहिरा में विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम बना है जो दर्शकों के लिए खोल दिया गया, और वह उसका नाम ग्रांड इजिप्शियन म्यूजियम। युद्धाभ्यास के लिए हम बात करें तो त्रिशूल भारतीय सशस्त्र सेनाओं के बीच है जो जैसलमेर में आयोजित हुआ है। मित्र शक्ति ग्रहवा है जो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, बेलगाम कर्नाटक में संपन्न हुआ। बिरनर वेक्स की बात करें तो भारत और वियतनाम में संपन्न हुआ, भारत और वियतनाम के बीच होता है, और हनोई वियतनाम में संपन्न हुआ। और गरुड़ 8 है जो भारत और फ्रांस के बीच में संपन्न होता है, और वायुसेना के लिए है, और फ्रांस में पूरी तरह से संपन्न हुआ है इस बार। पूर्वी प्रचंड प्रहार की बात करें तो तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास है, और यह आंध्र प्रदेश में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। एपी अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, भाई गलत हो जाएगा फिर, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। यदि हम खेल कूद की बात करें तो आईसीसी वर्ल्ड कप वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए आएंगे तो भारत
विजेता पहली बार बना है। मेजबान देश भी भारत है, विजेता भी भारत है, उप विजेता साउथ अफ्रीका है। और यह फाइनल मैच का आयोजन DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में हुआ। प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा, प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा को यहाँ पे चुना गया। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर, कोच अनमोल मजूमदार। भाई लगता अब छोड़ दूँ, नहीं बस लास्ट है, इसके बाद छोड़ देता हूँ। बिहार की गोगाबेल झील कर्नाटक में है और नेचुरल ऑक्सबो झील है और इसे 94 रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। बिहार में कुल 6 रामसर स्थल हैं। बात करें तो आपका कांवर झील बेगूसराय, नागी पक्षी जमुई, नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई, गोकुल जलाशय बक्सर, उदयपुर झील चंपारण, गोगाबेल झील कटिहार तमिलनाडु में। यदि भारत में रामसर स्थल की बात करें तो तमिलनाडु में 20 है, यूपी में 10 है और बिहार में 6 है। तो 1, 2 और 3, ठीक है, 1, 2 और 3। तो चलिए, आशा है कि आप वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। श्री राधे राधे।